इसमें हमने क्या पढ़ा बेटा, इसमें हमने पढ़ा कि जब किसी भी सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट मिक्स कर देते हैं तो उसकी वजह से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी फिनोमेनन को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस कंसेप्ट से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, जो हमने सॉल्यूट लिया है, सॉल्यूट का हम मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। मोलर मास इससे हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला मैं बता देता हूँ बच्चों, फॉर्मूला क्या है। तो इससे पहले हमने देखा था बेटा डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ क्या है, चेंज इन द फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इज टोटली डिपेंड ऑन द मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन, एम का मतलब है मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन, एम का मतलब है, ठीक है। जब हम इस प्रोपोर्शनल को साइन को हटाएंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास में, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट आता है हमारे पास में, क्या आ जाएगा बेटा, के एफ एम। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास में, इससे हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एम का मतलब आपको पता चल गया, मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डेल्टा टी एफ क्या है बेटा, चेंज इन द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब डेल्टा टी एफ को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा टी एफ है बेटा, इसको हम बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ये पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी मैंने बताया था आपको। और के एफ, ये के एफ की वैल्यू बेटा, के एफ इक्वल टू क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। डेल्टा टी एफ क्या है, डेल्टा टी एफ है चेंज इन द फ्रीजिंग पॉइंट, चेंज इन द फ्रीजिंग पॉइंट। केएफ का मतलब क्या है, केएफ का मतलब है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसके अलावा और हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बेटा, एम की जगह और हम क्या यूज कर सकते हैं, आपको पहले बताया था मैंने, एम की जगह हम यूज कर सकते हैं W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1, ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पे W2 क्या है, W2 है मास ऑफ सोल्यूट। M2 क्या है बेटा, M2 है मोलर मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है। और W1 क्या है, W1 है मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है। तो फॉर्मूले में अगर हम इसको m की जगह ये लगाते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास में हो जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमने देखा था किसमें, ऐसा कैसा फॉर्मूला किसमें देखा था हमने, डिप्रेस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी देखा था। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने लिखा था यहाँ पे डेल्टा टी बी, यहाँ हमने लिखा था के बी इंटू W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1। तो देखो दोनों फॉर्मूले लगभग एक जैसे ही है, थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे है। यहाँ पे डेल्टा टी बी लिखा है, वहाँ पे क्या लिखा है, डेल्टा टी एफ लिखा है। यहाँ पे के बी लिखा है, के बी का मतलब क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। के एफ का मतलब क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। बाकी सब सेम है, ठीक है। इन दो चीजों से, इससे तो हम निकाल सकते हैं मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, इससे मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। ये सारी वैल्यू दे रखी होगी, सिर्फ आपको फॉर्मूला पुट करना है और वैल्यू निकालनी है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है ये पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ
मोलर डिप्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहला तो इसका है बेटा एप्लीकेशन इन मेल्टिंग एंटी फ्रीज, इन मेकिंग एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, इन मेकिंग एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। अब ये एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे तो ऐसे जगह जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है ना, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो जो भी व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स में रेडिएटर्स जो हम यूज करते हैं, रेडिएटर्स लगे होते हैं व्हीकल्स में, आपको पता होगा। तो रेडिएटर्स के अंदर क्या होता है, पानी डालना पड़ता है, वाटर इसमें ऐड करना होता है रेडिएटर में। व्हीकल्स में रेडिएटर्स होता है, रेडिएटर्स में पानी डालना होता है। तो ये जो वाटर है ना, क्या होता है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो ये टेम्परेचर जब पानी का 273 केल्विन तक पहुंच जाता है, इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो ये वाटर क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। मतलब रेडिएटर के अंदर वाटर फ्रीज हो जाएगा, तो व्हीकल ऑन नहीं होती, ये स्टार्ट नहीं होती, ये स्टार्ट नहीं होती। तो इस वाटर को फ्रीज होने से बचाने के लिए हम इसमें क्या कर डालते हैं, एंटी फ्रीज सब्सटेंस डालते हैं, एंटी फ्रीज सब्सटेंस ऐड कर देते हैं। अब एंटी फ्रीज सब्सटेंस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर को फ्रीज होने से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। दोज टाइप ऑफ सब्सटेंस, दो सब्सटेंस विच प्रिवेंट वाटर टू फ्रीज, तो वाटर को फ्रीज होने से प्रिवेंट करने के लिए जो सब्सटेंस यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं एंटी फ्रीज सब्सटेंस। ग्लाइकोल का यूज करते हैं, ग्लाइकोल। ग्लाइकोल को अगर हम कुछ क्वांटिटी में वाटर में मिक्स कर देंगे, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन कैसा होगा, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 273 से काफी कम है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन से काफी कम है। मतलब इसका टेम फ्रीजिंग पॉइंट, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, अगर हम पानी में क्या मिला दें, ग्लाइकोल मिला दें और सॉल्यूशन बना ले थोड़ा सा मिला के, ग्लाइकोल पानी में मिक्स करते हैं, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में वाटर रेडिएटर के अंदर फ्रीज नहीं होता है और व्हीकल को स्टार्ट करने में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक और बात यहाँ पे इंटरेस्टिंग है बेटा, अगर हम वाटर में ग्लाइकोल ऐड कर देते हैं, वाटर में अगर हम ग्लाइकोल ऐड कर देते हैं, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों को पता होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, रेज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। अब इस कंडीशन में भी क्या होगा बेटा, वाटर 100 डिग्री पे बॉईल नहीं होगा। इस कंडीशन में वाटर 100 डिग्री पर बॉईल नहीं होता है, तो इस पानी को बॉईल करने के लिए हमें 100 डिग्री से ज्यादा इस मिक्सर को क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, तब जाके ये वाटर, जो भी ये मिक्सर है ग्लाइकोल का, ये बॉईल होना स्टार्ट होता है। तो ये एक एप्लीकेशन हो गई बेटा। दूसरी इसकी एप्लीकेशन है, किसकी, जो अभी हमने पढ़ा है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसकी एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे ये। दूसरा है इन मेल्टिंग द आइस ऑन रोड, इन मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन द रोड्स। मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो सड़कों पर बर्फ जम जाती है, और जब सड़कों पर आइस जम जाती है तो व्हीकल्स वगैरह उस पर आराम से नहीं चल पाते, वो स्लिप होने लगते हैं, है ना। व्हीकल्स क्या होने लगते हैं, स्लिप होने लगते हैं, और एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो रोड पे आइस है, इसको क्या करना होगा, मेल्ट कराना होगा, ताकि ये पानी बन जाए और सड़क साफ हो जाए, उससे आइस हट जाए। तो क्या किया जाता है, सड़क के ऊपर, रोड्स के ऊपर
रोड्स पे या तो सोल्ट, जो आपको पता है NaCl, और कैल्शियम क्लोराइड, या तो सोल्ट स्प्रिंकल करते हैं या फिर कैल्शियम क्लोराइड स्प्रिंकल करते हैं। ठीक है, छिड़क देते हैं पूरे रोड के ऊपर, या तो NaCl स्प्रिंकल करेंगे या फिर आइस के ऊपर क्या छिड़क कर देते हैं, क्या छिड़का देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड बिछा देते हैं रोड के ऊपर, सड़क आइस के ऊपर। तो क्या होगा, अब ये जो मिक्सर है ना, वाटर प्लस NaCl, वाटर प्लस NaCl, इसका जो बॉइलिंग, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये बहुत ज्यादा कम होता है बेटा। कितना होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है -21 डिग्री सेल्सियस, जबकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है बेटा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कितना कम कर दिया, -21 डिग्री सेल्सियस तक लेके चला गया। अगर हम कुछ क्वांटिटी में, एक डेफिनेट क्वांटिटी में NaCl को, अगर हम डेफिनेट क्वांटिटी में NaCl को वाटर में मिक्स कर देते हैं, सोल्ट को, जो साधारण सोल्ट है, साधारण नमक है, उसको अगर हम पानी में मिक्स कर दें डेफिनेट क्वांटिटी में, तो इस वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कहाँ तक ले आ जाएगा, ये -21 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज कर देगा। अब जो भी विंटर स्टेशन है या जो भी रोड वगैरह है, मतलब यहाँ पे जो रोड है जहाँ पे वो आइस जमी हुई है, उसका टेम्परेचर इतना डाउन नहीं होता कि -21 तक पहुंच जाए। तो सड़कों पर जो भी बर्फ जमी हुई वो क्या होने लगती है, मेल्ट होने लगती है, आइस मेल्ट होने लगती है। ठीक है, क्योंकि उसका टेम्परेचर कितना रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस बन जाती है। अब उसका जो टेम्परेचर है वो कितना कर देता है, कितना कम कर देता है, आइस आइस बनने का जो प्रोसेस है उसको कितना तक ले आता है, ये -21 डिग्री सेल्सियस ले आता है। क्योंकि हमने क्या कर दिया है, रोड के ऊपर हमने NaCl स्प्रिंकल किया है, बर्फ के ऊपर, आइस के ऊपर। तो अभी इसका जो मिक्सर है ना, वाटर प्लस NaCl, इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है -21 डिग्री सेल्सियस। तो इतना टेम्परेचर लो रहता नहीं है, तो जो आइस है वो क्या होने लगती है, पिघलने लगती है। इसी टाइप से अगर हम सर्टेन क्वांटिटी में कैल्शियम क्लोराइड को वाटर में मिक्स कर देते हैं और इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये जो सॉल्यूशन है इसका फ्रीजिंग पॉइंट -55 डिग्री सेल्सियस तक नीचे ले जाता है। तो -55 डिग्री सेल्सियस बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है। तो इस टेम्परेचर पर बर्फ बनती है, तो ये टेम्परेचर मिल नहीं पाता है, तो आइस जो भी है, जो भी आइस है वो क्या होने लगती है, मेल्ट होने लगती है। ये इसके दो एप्लीकेशन है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। जल्दी से बच्चा चैट बॉक्स में लिख के बताओ आपको समझ में कितना आया, समझ में आया तो जल्दी से कमेंट करो बच्चों, है ना। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। किसके ऊपर डिपेंड करती है, पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती है। ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है। अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है, अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है बच्चों, ध्यान देंगे, अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे फर्स्ट कॉलिगेटिव है RLVP, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, ये इंक्रीज होगा। ठीक है, ये इंक्रीज हो जाएगी। अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है तो ये डिक्रीज हो जाएगा। सेकंड हमने पढ़ा था बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये हमने पढ़ा था। अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है, अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट में ज़्यादा है, अगर आपने सॉल्यूट ज़्यादा मिक्स कर दिया तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल भी ज़्यादा होंगे, तो एलिवेट हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा। इसी टाइप से अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी हाई है सॉल्वेंट में, तो जो थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी क्या होगा बेटा, उसी के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। अगर सॉल्यूट ज़्यादा है तो डिप्रेशन ज़्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन ज़्यादा होगा, और अगर सॉल्यूट कम है तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में उसी के अकॉर्डिंग कम होगा। कुल मिला के ये चारों कोलिगेटिव किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, मोलेलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। मोलेलिटी, मोलेलिटी, मोलेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ, मोलेलिटी का मतलब क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
1 किलोग्राम और 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने वर्ड लेना है सोलवेंट। ये मोलिलिटी की डेफिनेशन होती है। और जो मोलिलिटी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात बेटा, मोलिलिटी ये जो टर्म है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। मतलब इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मोलिलिटी अनअफेक्टेड रहेगी, अगर आप टेम्परेचर डाउन करोगे तो भी मोलिलिटी अनअफेक्टेड रहती है। मोलिलिटी चेंज नहीं होती है, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करती। इसलिए हम मोलिलिटी यूज करते हैं जब भी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फोर्थ हमें कोलिगेटिव डिस्कस करना है बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आप लोगों ने बायो में भी पढ़ोगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑस्मोसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा और वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इसके ऊपर डिपेंड करेगी, सॉल्यूट के पार्टिकल के ऊपर डिपेंड, सॉल्यूट के पार्टिकल के नंबर के ऊपर डिपेंड करेगी, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। तो चलो बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा ऑस्मोसिस। तो इसको हमें समझना है, तो इसको समझने से पहले कुछ जनरल टर्म्स हैं जिसको हमें समझना जरूरी है। तो देखो जनरल टर्म्स में कुछ हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा, जैसे डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं। तो डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग। ये क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मेटर। तो चाहे वो मेटर लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, या फिर वो गैस हो सकता है। अगर उसके पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं आपस में, कैसे होमोजेनियसली इंटरमिक्स हो रहे हैं, रेंडमली इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा डिफ्यूजन। बोल क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। बहुत ही सिंपल टर्म से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे रूम में हम अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं तो क्या होगा, पूरे रूम में उसकी स्मेल आएगी। धीरे धीरे पूरे रूम में उस अगरबत्ती की स्मेल आने लगेगी। ये किसकी वजह से होता है बेटा, डिफ्यूजन की वजह से होता है। मतलब जो भी फ्रेग्रेंस के जो पार्टिकल्स है, जो भी फ्रेग्रेंस के पार्टिकल है, वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ये एक रूम है और रूम में एक ही जगह पे हमने, इस जगह पे हमने ये अगरबत्ती जलाई है, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसके जो फ्रेग्रेंस के पार्टिकल्स है ये पूरी कमरे की जो एयर है उसके अंदर क्या हो जाएंगे, होमोजीनियसली मिक्स हो जाएंगे, और रूम में हमें हर जगह उसकी स्मेल आएगी। ठीक है, उसकी ऑर्डर हमें हर जगह आएगी, है? उसकी जो ऑर्डर है हमें हर जगह महसूस होगी। हमें पता चल जाएगा कि कोई अगरबत्ती वगैरह यहाँ पे हमने जलाई है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का मतलब है इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स का क्या होना, इंटरमिक्सिंग होना, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, डिफ्यूजन कहते हैं। ये मैं डिफ्यूजन का एक मैंने आपको मीनिंग समझाया है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा डिफ्यूजन क्या होता है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन एरिया, जो हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन कहते हैं। यहाँ अगर कोई कोई भी पर्सन है, जैसे हम हमारे घर की बात कर लेते हैं, अगर कोई भी स्प्रे करता है, कोई स्प्रे करता है, स्प्रे कुछ भी हो सकता है, वो रूम स्प्रे हो सकता है या वो बॉडी स्प्रे भी हो सकता है। तो स्प्रे करते हैं तो घर में जो दूसरे मेंबर हैं उनको भी स्प्रे की स्मेल आती है। किसकी वजह से, डिफ्यूजन की वजह से, डिफ्यूजन की वजह से। मतलब जो भी स्प्रे के जो पार्टिकल्स होते हैं, स्प्रे के पार्टिकल्स या स्प्रे की ड्रॉपलेट्स, बहुत ही छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती है, ये एयर में क्या हो जाती है बेटा, मिक्स हो जाती है।
और एयर में मिक्स होने के बाद में ये इनकी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये क्या करती है, मिक्स होती है। तो पूरे रूम की या पूरे होम में जो भी एयर है मौजूद, उसकी एयर के अंदर ये अच्छे से मिक्स हो जाती है और हर जगह उसकी स्मेल आती है। तो ये किसकी वजह से होता है बेटा, डिफ्यूजन की वजह से होता है। एक और एक्सपेरिमेंट में बता देता हूँ बेटा, ध्यान से देखेंगे। ये आपने 9th क्लास में ये एक्सपेरिमेंट देखा होगा, आपके साइंस टीचर ने आपको बताया होगा। एक बीकर ले लेते हैं, बीकर में हमने पानी डाला, बीकर में हमने लिया वाटर। अब इसमें हम क्या ऐड करते हैं बेटा, कुछ क्रिस्टल्स के KMnO4 के क्रिस्टल्स ऐड करते हैं, क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4, क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4 ऐड करते हैं। KMnO4 होता है पोटेशियम परमैंगनेट, है ना। दिखने में हमें वॉयलेट कलर का ये सॉलिड दिखता है, वॉयलेट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ वॉयलेट कलर। जैसे ही पानी में इसको मिक्स करेंगे तो जहाँ पे ये मिक्स होता है, जहाँ पे जैसे पानी में ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है, ये, तो उस एरिया का जो कलर है ना, उस एरिया का वो आसपास के जो एरिया है पानी का, जिसके कांटेक्ट में ये क्रिस्टल्स आते हैं, वो क्या होने लगता है, वाटर पिंकिश होने लगता है। मतलब इसका जो कलर है वो चेंज होने लगता है, पिंक कलर का होने लगता है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है, पहले तो जहाँ पे हमने ये पोटेशियम परमैंगनेट पानी में जिस जगह जाएगा, उस एरिया का पानी क्या होगा, पिंक होना स्टार्ट होगा धीरे धीरे। अगर इस कंटेनर को हम 10-12 घंटे के लिए ऐसे ही रख देते हैं, तो हम क्या देखेंगे, ये पूरे वाटर का कलर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। और वाटर का जो कलर है ना, होमोजीनियसली एक ही कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का। ये किसकी वजह से हो रहा है बेटा, डिफ्यूजन की वजह से। तो यहाँ पे क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स है, इनकी कंसंट्रेशन इस जगह पे ज्यादा है। तो ये क्या होगा, ये हर जगह पे ये क्या होंगे, इसके पार्टिकल्स मूव करेंगे पानी के अंदर, हर जगह पे ये मूव करेंगे। और कब तक ये मूवमेंट चलती रहेगी, जब तक कि KMnO4 की कंसंट्रेशन वाटर के अंदर क्या नहीं हो जाए बेटा, इक्वल नहीं हो जाए। जब तक इसकी कंसंट्रेशन पानी में इक्वली स्प्रेड नहीं हो जाती, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। आई थिंक डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है, ये कंसेप्ट है, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। सो डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सोल्यूट एंड द सोलवेंट टू फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सर। ठीक है, सोल्यूट और सोलवेंट के पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियसली मिक्स होते हैं, स्पॉन्टेनियस मिक्स होते हैं, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ सोल्यूट एंड solvent particles to form homogeneous mixture। प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, डिफ्यूजन कहते हैं। ये प्रोसेस आई थिंक आप सभी बच्चों को समझ में आ चुका होगा। अब अगर डिफ्यूजन को हमें किससे सेपरेट करना है, ओस्मोसिस प्रोसेस से सेपरेट करना है। अब हमें पढ़ना बेटा ओस्मोसिस क्या होता है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ओस्मोसिस जो प्रोसेस है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या होता है। तो ओस्मोसिस भी एक टाइप का क्या है, डिफ्यूजन ही है। लेकिन ये जो ओस्मोसिस है ना, इसमें एक कंडीशन आती है, ओस्मोसिस होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू होता है बेटा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आई थिंक ये कंसेप्ट आप लोगों ने कहीं समझा होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन होती है। ये मेम्ब्रेन क्या करती है, इट अलाउड टू मूव ओनली सोलवेंट पार्टिकल, ओनली सोलवेंट पार्टिकल्स या सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करती है। सोलवेंट यहाँ पे क्या है बेटा, सपोज हमने कोई सॉल्यूशन वाटर में बनाया है, तो वाटर क्या हो जाएगा, सोलवेंट हो जाएगा। तो सिर्फ वाटर के पार्टिकल्स को या मॉलिक्यूल्स को ही इस मेम्ब्रेन के थ्रू परमिशन दी जाती है। मतलब ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक अंदर बाहर हो सकते हैं।
लेकिन सोल्यूट के पार्टिकल्स को परमिट नहीं करती, डज नॉट अलाउ टू मूव solute particles through the semi permeable membrane. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सोल्यूट के पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती है मूवमेंट के लिए। सोल्यूट के पार्टिकल को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रोक लेती है। किसको परमिट करती है? सिर्फ सोल्यूट के पार्टिकल्स को ही परमिट करती है मूव करने को। तो अगर हम डिफ्यूजन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू करवाते हैं, अगर हम डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है, अगर हम डिफ्यूजन करते हैं किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड ओस्मोसिस। प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? ओस्मोसिस कहेंगे। बात समझ में आई आपको? तो डेफिनेशन आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। ओस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच solvent particles move from their higher concentration area to low concentration area through semi permeable membrane। ठीक है, बात समझ में आई है आपको? देखो ध्यान से देखेंगे, ओस्मोसिस क्या हो गया? ओस्मोसिस इज ए प्रोसेस, osmosis is the process in which solvent moves from their higher concentration to lower concentration through semi permeable membrane, through semi permeable membrane। अगर सोलवेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है किसके थ्रू बेटा? सोलवेंट का मूवमेंट उसकी हायर कंसंट्रेशन से उसके लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, किसके थ्रू होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओस्मोसिस। इस प्रोसेस को मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। डायग्राम में ध्यान देंगे सभी बच्चे, डायग्राम को ध्यान से देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक कंटेनर लिया हमने, ये हमने एक कंटेनर ले लिया। अब इस कंटेनर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक बीच में हम लगा देते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या लगा देते हैं? एक हम इसके बीच में एक मेम्ब्रेन लगा देते हैं। उस मेम्ब्रेन कौन सी है बेटा? वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसमें हमने लगा दी। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से